हाँ छात्रों नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक जो है, मैं सबसे पहले आप जान लें, मैं पवन तिवारी और LTGIC की प्रिपरेशन आप ही कराने जा रहा हूँ। और ये एक टॉपिक है जिस पे डिटेल टीचिंग चलने जा रही है। तो थोड़ा सा इस छोटी सी पोएम के लिए एक डेमो, एज ए डेमो क्लास के रूप में आप इसको थोड़ा सा देखें, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है। उन्होंने इसको जो है 1802 में लिखा है। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझ लें। इस पोएम को उन्होंने 1802 में लिखा, ठीक है। और इसको जो है इन्होंने सबसे पहले अपने एक वॉल्यूम जिसका नाम है पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स, जिसका प्रकाशन 1807 में हुआ। तो इस पोएम को इन्होंने 1802 में लिखा और 1807 में 1807 में प्रकाशित कर दिया, ठीक है। और ये एक सोनेट है। सोनेट आप जानते हो कि 14 लाइन की होती है, 14 लाइन की, जो इन्होंने पेट्रार्चन सोनेट पर आधारित लिखा था, जिसका विषय इन्होंने क्या बनाया कि इन्होंने सांसारिक संपत्ति का जो प्रभाव हम पर बढ़ता जा रहा है उसकी निंदा करते हुए इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि भौतिकतावाद की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर समाती जा रही है, उसकी निंदा करते हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो हमारा प्रेम भौतिकतावाद के प्रति हमें जो है दुखी कर सकता है। ये विषय को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हर टॉपिक पर बनेगा। ये आपके LT में ये टॉपिक है, वर्ड्सवर्थ की पोएम है, तो इस पर इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। कब लिखी गई पोएम? 1802। कब प्रकाशित हुई? 1807। कहाँ प्रकाशित हुई? पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स। क्या है ये? 14 लाइन की सोनेट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन बन सकता है कि 18 लाइन की सोनेट है तो पार्ट कितने हैं इसके? 2 पार्ट हैं, क्योंकि पेट्रार्चन सोनेट 2 पार्ट में लिखी जाती है। नंबर 1 ऑक्टेव, जिसमें 8 लाइन होती है। नंबर 2 सेस्टेट, जिसमें 6 लाइन होती है। तो ये 8 और 6 मिलाकर 14 होता है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि इसकी राइम स्कीम क्या होती है, क्योंकि ये 14 लाइन है तो इसकी राइम स्कीम बनेगी, ठीक है। राइम स्कीम इसकी होती है A B B A, फिर 4 लाइन A B B A, फिर 6 लाइन और है C D E या C D C, फिर C D E। तो ये जो है लास्ट 6 लाइन की राइम स्कीम C D E, और शुरुआत की 8 लाइन की राइम स्कीम A B B A, A V V A, ये राइम स्कीम है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? हाँ, राइम स्कीम हो गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन बनेगा कि ये मीटर कौन सा यूज़ किया गया है। तो आप इसमें बताओगे, इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है। पेंटामीटर, जो एक आयम्बिक पेंटामीटर में 2 पद होते हैं, पहली मात्रा छोटी दूसरी बड़ी। तो इस तरह 5 पद हैं, तो कितने सिलेबल होंगे? एक में 2 होता है तो 5 पद हैं, तो 5 दूना 10 सिलेबल। तो हर लाइन में आपको 10 सिलेबल देखने को मिलेगा। तो ये मीटर इसका क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है ना। तो आयम्बिक पेंटामीटर में कविता लिखी हुई है और इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ किया गया है, ये ध्यान दे लीजिएगा। तो फिगर ऑफ स्पीच, अच्छा, राइम स्कीम किसको कहते हैं? जैसे यहाँ देखिए लिखा है सून, तो ये राइम स्कीम हो गई A। फिर पावर्स, सून की तरह उससे मैच नहीं कर रहा, तो ये हो गया B राइम स्कीम। सून की तरह, फिर आवर्स जो है पावर्स की तरह है, तो फिर B लिख देंगे। लेकिन बून जो है ये किससे राइम हो रही है? सून से, तो फिर से इसको A कर देंगे। तो A B B A हो गया ना चारों लाइन का। फिर आगे भी ऐसे ही है। फिर आगे 6 लाइन जो है वो C D E, ऐसे राइम स्कीम है। तो ये डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे, पहले से अभी आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। तो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच आता है, कौन सा जानते हो आप? पर्सनिफिकेशन। इसमें पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिएगा। मानवीकरण कहाँ किया गया है? यहाँ किया गया है। दिस सी दैट बेयर हर बॉसम टू द मून।
तो यहाँ जो है समुद्र अपना वक्ष चंद्रमा को दिखा रही है, समुद्र को महिला के रूप में चित्रित किया गया है, तभी तो यहाँ हर का प्रयोग किया गया उसके लिए, तभी मानवीकृत हो गया। तो ये पहला फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच कल भी हमने आपको बताया था कि एल्यूजन जो होता है, ये एल्यूजन जो है किसी महत्वपूर्ण घटना, किसी जो है मिथोलॉजी से लिया गया या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, इसका नाम लेते ही जो आप जिससे पहले से परिचित हो। तो यहाँ मिथोलॉजी का प्रयोग किया गया है, ग्रीक मिथोलॉजी का, जिसमें देखो ये प्रोटियस, यहाँ प्रोटियस और ये ट्राइटन, ये ग्रीक गॉडेस हैं, इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ इनका सिंबल के रूप में ग्रेट गॉड, पगान, ये सब तो नहीं, लेकिन प्रोटियस और ट्राइटन, ये दो जो नाम है ना, यही जो है एल्यूजन है। ठीक है, तीसरा फिगर ऑफ स्पीच हम आपको बताएंगे क्या है, वो है मेटाफर। देख लीजिए, मेटाफर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तीसरा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का प्रयोग किया गया है। कहाँ किया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे ए सॉलिड बोन। तो इसमें जो लिखा गया है वी हैव गिवन आवर हार्ट ए सॉलिड बोन, तो यही है मेटाफर। यहाँ मेटाफर और ऑक्सीमोरन भी यूज़ किया गया है। सॉलिड बोन, सॉलिड माने तुच्छ और बोन माने उपहार, तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीमोरन। लेकिन वी हैव गिवन आवर हार्ट, हम अपने हृदय को दे दिए हैं, तो हमारा हृदय जो है वो भौतिकवाद है। तो यहाँ जो है इस सॉलिड बोन एक घिनौना, हमारा हृदय और एक घिनौना वरदान मेटाफर भी है और ऑक्सीमोरन भी है। चौथा फिगर ऑफ स्पीच इसमें एक और होता है जिसको कहते हैं इंजैम्बमेंट। इसका मतलब होता है कि जो एक हमारा सेंस जो होता है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस और क्लास ओवर ए लाइन ब्रेक, मतलब एक लाइन ब्रेक होगी तो उसका थॉट जो होगा अगली लाइन में भी मिलेगा कंटिन्यूएशन, तो उसको इंजैम्बमेंट कहते हैं। तो ये तो हो गया 4 फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, राइम स्कीम हमने आपको बताया ही है, ए बी बी ए, सी डी ई सी डी या सी डी सी तो मीटर भी बता दिया। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ये कंप्लीट आप नोट बनाते चलोगे तो बाद में फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आइए हम लोग टेक्स्ट देखते हैं जिससे कि आसानी से हम लोग इसको कर सकें। इसकी थीम सबसे पहले जान लीजिए, पोएम की थीम क्या है। द वर्ड इज़ टू मच विद अस का मतलब कि वर्ड्सवर्थ की ये सोनेट, इट इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑफ मटेरियलिस्टिक आउटलुक। ये जो है मटेरियलिस्टिक आउटलुक यानी कि भौतिक दृष्टिकोण का की आलोचना यहाँ की गई है। ठीक है, अब एक एक लाइन देख के इस पोएम को हम आज पूरा करते हैं। देखिए पहली लाइन क्या लिखी गई है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यही है इंजॉयमेंट कि पहली लाइन का सेंस दूसरी में पहुंच गया। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, मतलब कि दुनिया हमारे ऊपर बहुत हावी हो गई है, पहले भी और अब भी। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, दुनिया हम पर हावी हो गई, हम पूरी तरह से उसमें लिप्त हो गए। लेट एंड सून, पहले भी और अब भी, यानी कि जब भी, लेट एंड सून जब भी, गेटिंग एंड स्पेंडिंग हमको टाइम मिलता है, हम लोग अपना समय उसी में पैसा कमाने में और उसे खर्च करने में लगाते हैं। गेटिंग माने कमाने में और स्पेंडिंग माने खर्च करने में लिप्त हो जाते हैं। फिर वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम मनुष्य केवल धन कमाने और धन खर्च करने के चक्कर में फंसे हुए, जिससे हमारी आत्मिक और मानसिक शक्ति क्षीण हो रही है। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हमारा जो आध्यात्मिक शक्ति है हम उसको नष्ट कर रहे हैं, क्या करने में, पैसा कमाने और खर्च करने में। तीसरी लाइन है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर, हम बहुत कम जो है प्रकृति की तरफ देखते हैं, प्रकृति में बहुत कम चीज़ें हम देखते हैं जिन्हें हम अपना कह सकें, जबकि वही प्रकृति दैट इज़ आवर्स, प्रकृति हमारे लिए ही बनी है, लेकिन हम उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं, उसकी तरफ नहीं, भौतिक वाक्य की तरफ हम दौड़ते रहते हैं। चौथी लाइन है वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे ए सॉलिड बोन, हमने अपना हृदय समर्पित कर दिया, दे दिया है, गिरवी दे दिया, किसको, एक गंदे वरदान को, मतलब एक तुच्छ चीज़ को जो मटेरियलिस्टिक यानी भौतिकवाद है, उसको हमने अपना हृदय समर्पित कर दिया है, गिरवी दे दिया है, जबकि वो कुछ नहीं है, ना के बराबर है।
ठीक है, बूंद तक हो गया। उसके बाद देखें फिर लिखा है दिस सी दैट बेयर हर बॉसम ऑन द मून। ये प्रकृति की चीज़ की तरफ अब वर्ड्सवर्थ हमारा संकेत कर रहा है। कह रहा है समुद्र जो चंद्रमा के सामने अपना वक्ष खोलता है बड़ा ही मनोहर है। समुद्र को स्त्री के रूप में मानवीकृत करते हुए दिखाया गया है, वह खुले दिल से चंद्रमा के प्रति समर्पित है। कह रहा है एंड फिर द वाइंड दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। और यही प्रकृति हवाएं हमेशा जो हर समय गूंजती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, हमें आकर्षित करती हैं। कितनी आकर्षण की चीज़ें हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। लेकिन ये सारी चीज़ें से हमारा तालमेल टूट गया है। मनुष्य प्रकृति की लय और संगीत से असंगत हो गया है। अब ये चीज़ें हमको आकर्षित नहीं करती। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, इन सब चीज़ों के लिए, हर वस्तुओं के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम बेसुरे हो गए हैं। मतलब कि प्रकृति की ये सारी सुंदरताएं जो सी दैट बेयर हर बॉसम, वाइंड दैट विल बी हॉलिंग, मतलब ये प्रकृति की सुंदर दृश्य हैं, इन सब के प्रति हमारा मन ही नहीं लगता। ये हमको अब आकर्षित ही नहीं करती हैं। इट मूव अस नॉट, देख लो लिखा है, ये हमको अब आकर्षित नहीं करती। फिर कहता है ग्रेट गॉड, हे भगवान, आई वुड रैदर बी ए पगान। कह रहा है वर्ड्सवर्थ कि मैं तो अच्छा होता कि एक मूर्ति पूजक होता। पगान माने मूर्ति पूजक। सकल्ड इन क्रीड आउट ऑर्न, जो किसी पुराने धर्म में विश्वास में पला होता। वह कहता है कि कम से कम हम पुराने समय के लोग जो प्रकृति के देवी देवताओं की पूजा करते थे, वे उससे जुड़ाव तो रखते थे। तो वही कह रहा है कि यहाँ ग्रेट गॉड आई वुड रैदर बी ए पगान, मैं एक प्रकृति पूजक होता। सकल्ड, इससे अच्छा मैं मूर्ति पूजक होता, प्रकृति या मूर्ति। सकल्ड इन ए क्रीड आउट ऑन, हम पुराने धर्म में लगे रहते, कम से कम ये अच्छा होता। ठीक है, फिर आगे है सो माइट आई, हाँ एक मिनट, आगे लिखा है सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, ताकि मैं इस सुंदर मैदान पर खड़ा होकर, जब मैं कह रहा मैं प्रकृति का पुजारी होता, मूर्ति का पुजारी होता, माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, मैं इस हरे घास यानी चारागाह पर खड़ा होता। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और मुझे वो झलक दिखाई देती जो मेरे निराशा को थोड़ा कम करती। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न माने निराश, मेरे निराशा को यानी मेरी अकेलेपन को कम महसूस कराती। क्यों? क्योंकि हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, क्योंकि मैं उस चारागाह पे खड़े होकर कम से कम समुद्र से उठते हुए प्रोटियस यानी ग्रीक गॉड को देख सकता। प्रोटियस ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक समुद्री देवता है जो परिवर्तनशीलता का प्रतीक है। तो कह रहा है कि कम से कम मैं उसकी झलक पाता। ठीक है, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, कम से कम मैं जो है उस समुद्र के उठते हुए प्रोटियस को देख सकता। प्रोटियस ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक समुद्री देवता है। ठीक है ना, प्रोटियस, और हाँ उसको देखता। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज व्रीदेड हॉर्न। ठीक है, कह रहा है कि या और मैं सुनता उस ओल्ड ट्राइटन को, पुराने ट्राइटन को उसका सींग फूंकते सुन सकता। सींग का बनी हुई शंख। ट्राइटन एक समुद्री देवता है। कब इस मिथ की दृश्यों की कल्पना करता है जिसमें वो फिर से प्रकृति से जुड़ सके, इसीलिए इस तरह की बातें करता है वर्ड्सवर्थ। ठीक है ना, तो ये जो है ग्रीक गॉडेड हैं, प्रोटियस और ट्राइटन। ट्राइटन भी जो है एक पुराना ट्राइटन है, मतलब कि ये भी समुद्री देवता है। ठीक है, ये भी पुराण में इसका नाम उल्लिखित है, जो शंख बजाता है। तो कहते हैं रीडेड हॉर्न, रीडेड माने ऐठी हुई जो हॉर्न होती है, बाजा यानी शंख, उसको बजाता, उसको भी मैं सुन लेता। तो कहने का उसका मतलब है कि भौतिकवाद इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि उससे निकल पाना मुश्किल है। इससे अच्छा तो मैं कह रहा है स्वयं को कि मैं प्रकृति का पुजारी होता, मूर्ति पूजक होता, और कम से कम मैं उस चारागाह यानी हरे भरे चारागाह पर खड़े होकर इन सब दर्शनों को देखता जो मेरी निराशा को कम करती। ठीक है, बस आज की क्लास इस पे हम क्लोज करते हैं। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। इसको नहीं समझ में आता तो फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है।